with new graduating batches and everyone now preparing for judicial services examinations, recently we have started to receive a lot of emails and messages कि सर एक स्ट्रैटेजी बता दो जो सारे जुडिशरी एग्जामिनेशंस पे फिट हो जाए। हाउएवर ये बात सही है कि एक स्ट्रैटेजी सारे एग्जामिनेशंस पे फिट नहीं बैठ सकती क्योंकि सबका सिलेबस पैटर्न ट्रेंड्स अलग अलग होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बात भी सही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सारे स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस में लगभग कॉमन होती हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम कनिष्क एंड आई विल बी डीलिंग विद द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इसमें सबसे जरूरी बात है we'll be starting everything from scratch। कहने का मतलब ईच एंड एवरीथिंग कि कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, से लेकर के रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। द वीडियो वुड नॉट बी वेरी लॉन्ग but it would be very informative, so do like this video and watch it till the end. Before I start off, I want to introduce you to the comprehensive batch that we're coming up with. Comprehensive batch is a feature of Judiciary Gold that goes on. हम लोग ऐसे बैचेस लेकर के आते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा घंटे की आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, इंटरव्यू सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस, ईच एंड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ एक जगह पर। This is the comprehensive batch. Apart from that, for those who cannot find time कि भाई हम लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, हम रात को जागते हैं, वी आर नाइट आउल्स, वी आर अर्ली राइजर्स, वी डोंट हैव टाइम फॉर लाइव क्लासेस, हमें हर चीज अपने पेस पे चाहिए। JG1 बैच इज अनदर ऑप्शन फॉर यू जिसमें ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में कोई स्टेट स्पेसिफिक बैच आ रहा है बिकॉज ऑफ अ नोटिफिकेशन और समथिंग, तो उसकी आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं in the 12-month course and the 24-month course. Apart from that, इसमें live doubt clearing sessions, interview prep sessions वगैरह as it is आपको provide किए जाते हैं। Apart from that, इन दोनों में से किसी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए, so an all India Judiciary Scholarship cum admission test is happening on Sunday. So do appear for that because इसका सबसे बड़ा रीजन है you get a chance to win up to 100% तक की scholarships. Now, ये बात हुई कि what is going on in JG. Now let's start with the preparation. तो first of all FAQs कि भाई क्या है ये एग्जामिनेशन। देखो, जब आप बात करते हो लॉ के बाद करियर ऑप्शंस की तो बहुत सारे हैं। A lot of people think कि लॉ के बाद करियर ऑप्शन ज्यादा नहीं है, जज बन जाओ, वकील बन जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, ऐसा नहीं है। There are several options but judiciary is one of the most lucrative ones. The reason being कि let's be very realistic, pay is decent, if not bad, if not good, it's not bad, it's a decent pay, it's a respectable position, it's a powerful position, right? And again, it's a prestigious place to be in, right? So ये एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू लॉ ग्रेजुएट्स डायरेक्टली जज बन सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस इन द कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियोस कि सर मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, majority of the states, 99.9% of the states, in most circumstances do not want any experience whatsoever. However, अगर आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो तो वहां पर कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है एक्सपीरियंस की। अदरवाइज कोई भी स्टेट आपसे एक्सपीरियंस, वो जो 3 साल वाला क्लॉज है ना, वो नहीं मांगता। ये एग्जामिनेशन आपको डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 या फिर JMSC सेकेंड क्लास बना देती है। इसके बाद फिर करियर ट्रेजेक्टरी आपकी आगे बढ़ती है जिसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कंडक्ट करवाता है? दिस इज अ वेरी वेरी बिग एंड क्रूशियल क्वेश्चन क्योंकि कौन कंडक्ट कराता है पे निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। नाउ कौन कंडक्ट कराता है? भाई देखो, एक तो जुडिशरी ही करवाती है, जुडिशरी बोले तो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, और दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम होता है। बिहार में फॉर एग्जांपल PSC करवाता है, हरियाणा में PSC करवाता है, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट करवाता है, राजस्थान में हाई कोर्ट करवाता है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, कहीं पर हाई कोर्ट कंडक्ट करवा रहा है, कहीं पे PSC कंडक्ट करवा रही है। इससे आपके तैयारी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे आपके तैयारी पे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर PSC करवा रही है तो इट्स मोर एकेडमिक ओरिएंटेड, अगर हाई कोर्ट करवा रहा है तो उन्हें मोस्टली आपका लॉ का नॉलेज जानना है, नथिंग एल्स, राइट? इसमें आपको कितना डेप्थ में मालूम है, उसमें आपको कितना लॉ मालूम है। हाउएवर
दिल्ली फॉर एग्जांपल इज एन एक्सेप्शन, जहां पर करवाता तो हाई कोर्ट है, पीएससी नहीं करवाती, लेकिन इट इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड. यू नीड टू हैव मोर नॉलेज ऑफ द लॉ इंस्टेड ऑफ मोर नॉलेज इन द लॉज. नाउ एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें स्टेट वाइज डिफर करता रहता है. सो अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको दे दूं तो 21 साल से 35 साल की उम्र के लोग, ब्रॉड है ये. अब इसमें हर स्टेट का अलग अलग होता है. कहीं पे 23 साल से अलाउ करते हैं, कहीं पे 32 साल के बाद अलाउ नहीं करते हैं, कहीं पे एज रिलैक्सेशन होता है बिकॉज ऑफ योर जेंडर, बिकॉज ऑफ योर कास्ट, बिकॉज ऑफ योर फिजिकल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ योर सर्विस सर्विस हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ऊपर नीचे करके एक ब्रॉड फिगर अगर मैं बोलूं तो 21 साल से 35 साल का व्यक्ति इसके लिए अपियर कर सकता है. प्लस यू हैव टू बी अ लॉ ग्रेजुएट. लॉ ग्रेजुएट में कितने मार्क्स चाहिए, क्या नहीं भाई, इन सब में जनरली कोई भी स्टेट ये अपने कंडीशंस नहीं लगाता. महाराष्ट्र में ये जरूर है कि आपको फेल नहीं हुआ होना चाहिए, आपकी जो एटी केटी रिपीट बैक ये आती है वो नहीं होनी चाहिए. एमपी में ऐसा कुछ नहीं, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, यूपी में ऐसा कुछ नहीं. तो बेसिकली क्या एक एवरेज स्टूडेंट जिसको जो अपने आप को एवरेज मानता है, बिकॉज आई बिलीव कि कॉलेज के मार्क्स डू नॉट रियली डिफाइन एंटायरली कि आप कितने पानी में हैं, तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट जज बन सकता है? सो डेफिनेटली यस, आप एलिजिबल भी हैं. एंड अगर आप मेहनत करें तो व्हाई नॉट. आई हैव डजन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर सिटिंग जज टुडे. नाउ बेनिफिट्स इन द कंपटीशन. जुडिशरी को बहुत कॉमनली प्रेफर इसलिए, सी इन द वर्ड्स ऑफ आई वुड से अपने फैजान मुस्तफा साहब, राइट, प्रोफेसर डॉक्टर फैजान मुस्तफा, ही वंस सेड कि जुडिशरी का एग्जाम इज अमंग द इजीएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. I'm not entirely in consonance with him, but I kind of agree. The reason being कि यार देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज देने जाओगे तो जितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बीए वाला भी दे रहा है, लॉ वाला भी दे रहा है, डॉक्टर भी दे रहा है, सब दे रहे हैं वो एग्जाम. जुडिशरी का एग्जाम सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स दे सकते हैं. कंपटीशन हैज नैरोड डाउन टू अ वेरी वेरी स्मॉल लेवल. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी है. ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू बी डोमिसाइल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट. तो ये सारी भी कोई अड़चने आपके साथ नहीं है. सो यू हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, you have a narrow crowd that is competing against you. However, the number is high. नंबर फिर भी ज्यादा है. अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज देखी थी, एपीओ के एग्जामिनेशन के एक पद पर फॉर वन सिंगल पोजीशन देयर वर अराउंड 15-16,000 people appearing, right? So we'll come to that next. What I believe is judiciary is a sovereign function. The reason being कि there was a time जब राजा महाराजा हुआ करते थे instead of all this system that we have, democracy that we have today. एक समय था राजा महाराजा हुआ करते थे. तो राजाओं का फंक्शन क्या होता था? There were two primary functions. पहला, to make policies, and second, to do justice. In the democratic setup, making policies वाला जो पूरा part था, that was given to the legislative, right? The other part, the making decisions part, was then given to the judiciary, right? So basically you and the legislative are the only people who are doing the sovereign function जो राजा का काम हुआ करता था, making it a more respectable position to be in. ये तो है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है क्या. आगे देखो कि शुरू कब करना है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं, आपको कॉलेज टाइम से ही शुरू कर देना चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक बार ड्रॉप ले लो क्योंकि कॉलेज के साथ तैयारी नहीं होती, जॉब के साथ करना चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह. हर चीज अपनी जगह सही है. शुरू करना कब है ये पूरे तरीके से आप पे निर्भर करेगा. द रीजन बीइंग, जैसा मैंने आपको बताया, सक्सेस रेशियो बहुत कम है. सक्सेस रेशियो इसमें बहुत कम है. अगर आप कहते हो कि जुडिशरी का एग्जाम बहुत रिलेटिवली इजी एग्जाम है, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस उतना ही मुश्किल हो जाता है. देयर आर 3 लेवल्स, pre-mains interview. There are thousands of students and the posts are limited. That's the thing. So selection ratio is around 0.005%. You need to be in that percentage to be there. डरा नहीं रहा हूं, काम भी आसान करना बताऊंगा. समय कितना लगेगा ये निर्भर करता है दो चीजों पे. क्या आप एक बिगिनर है, क्या आप पहली बारी इस चीज को पढ़ने वाले हैं, राइट? अगर आप पहली बारी इस चीज को पढ़ने वाले हैं तो इट विल टेक यू समवेयर साउथ ऑफ 12 months. ठीक है, नॉर्थ ऑफ 12 months, आई एम सॉरी, 12 महीने के ऊपर का समय आपको लगेगा. 12, 15, 18, 2 साल,
डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, तो जनरली भी ज्यादातर कहीं पर भी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में 12 महीने से ऊपर ही लगता है ये कोर्स कंप्लीट करवाने में, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जो चीज आपने 5 साल या 3 साल कॉलेज में पढ़ी है, उसको जुडिशरी यानी कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो कि मैं 6 महीने में निपटा दूं, तो दैट बिकम्स टैट बिट डिफिकल्ट। हाउएवर, अगर आप कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर 3 ईयर कोर्स और इन द थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑफ योर 5 ईयर कोर्स, देन कॉलेज में तैयारी करने पर आपको मुश्किल से 6 मंथ्स का टाइम लगेगा टू गेट रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट? तो कब शुरू करना चाहिए, टोटली अप टू यू। अगर आप कॉलेज में आपको ऐसा समझ में आ जाए कि नहीं नहीं मुझे करियर ऑप्शन में जुडिशरी को ही ऑप्ट करना है, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर हेड इन योर थर्ड एंड फोर्थ ईयर, स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ। ठीक, आपका टाइम बचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राजस्थान जैसे स्टेट्स जो हैं, अभी तक तो सिर्फ राजस्थान ही है, बट देयर कुड बी मोर स्टेट्स इन द फ्यूचर जो कि अपियरिंग कैंडिडेट्स को भी इस एग्जाम में अपियर होने देते हैं। तो इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर एंड योर रिजल्ट इज अवेटेड, योर डिग्री इज अवेटेड, आप तब भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। दैट एलिजिबिलिटी कम्स टू यू अगर आप कॉलेज में ही शुरू कर देते हैं। हाउएवर, अगर आप रुकना चाहते हैं कि नहीं नहीं राजस्थान इज नॉट इवन माय टारगेट स्टेट, मुझे तो दिल्ली टारगेट करना है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, एक पूरी कोचिंग करूंगा वगैरह वगैरह, कंसिडर 12 से 15 महीने कहीं नहीं गए। ठीक है, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज आई वुड मेक इट 15 मंथ्स। 15 महीने का समय आपको लगेगा ये कोर्स खत्म करने के लिए होलिस्टिकली। ठीक, आगे देखो। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि भाई कौन से स्टेट का मुझे एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि जब तक आप स्टेट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते। और उसका सबसे बड़ा रीजन गाइस ये है कि सिलेक्शन ऑफ स्टेट में हर स्टेट का एक अलग सिलेबस है, हर स्टेट का एक अलग पैटर्न है, हर स्टेट का एक अलग ट्रेंड चला आ रहा है, हर स्टेट में एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्टेट के हिसाब से दूसरे स्टेट की तैयारी नहीं होती मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर हम दिल्ली की तैयारी कर लें तो राजस्थान तो नहीं निकलेगा। द रीजन बीइंग कि दिल्ली के सब्जेक्ट्स एंटायरली अलग हैं, राजस्थान के सब्जेक्ट्स एंटायरली अलग हैं। दिल्ली में करंट लीगल नॉलेज आता है, राजस्थान में हिंदी पूछा जाता है। अगर आप राजस्थान के हिसाब से फोकस होकर तैयारी नहीं कर रहे हो, दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। हाउ टू चूज योर स्टेट इज द क्वेश्चन। तो पहली चीज होती है रेसिडेंस। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार जहां पर मैं रह रहा हूं या जहां पर मैं रहती हूं वहां का जज बनना इज मोर फीजिबल, ज्यादा फायदे की बात है। ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा फायदे की बात होगी, मेरे घर वाले वही हैं, मेरा पूरा परिवार वही है, वहां की भाषा, वहां का बोलचाल, खाना पीना मुझे सब आता है, डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सेकंड इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बोले तो कि मैं भविष्य में कहां जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लेट्स से आप किसी मेट्रो सिटी में रहते आए हो हमेशा से, एंड देन यू आर लाइक नहीं यार मुझे शांत जगह पर जाना है, आई डोंट वांट एनी पोस्टिंग्स इन दिल्ली और मुंबई और सिटीज लाइक दैट, मुझे जाना है हिमाचल पे। तो भाई हिमाचल तो राइट, आई नीड अ पीसफुल प्लेस। या फिर कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं मेरे को तो थोड़ा उसी टाइप का जगह चाहिए, आई वांट टू मूव टू, या लेट्स से इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर प्लानिंग टू मूव समवेयर एल्स, तो वो सारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहां पर कवर होता है। थर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द रीजन भी जैसा मैंने बताया ना, राजस्थान में हिंदी आता है, तो हिंदी इज नॉट जस्ट प्रीलिम्स का पार्ट, ट्रांसलेशन इज अ पार्ट जो कि कई एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस में आता है। आपके एमपी में आता है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, हरियाणा में आता है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज पूछते हैं, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे स्टेट्स में वर्नाक्युलर लैंग्वेज आती है, राइट? कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगह वो लोकल लैंग्वेज आती है। अगर वो लैंग्वेज आपको आती है, मराठी आती है या गुजराती आती है, ये सब लैंग्वेजेस आपको आती है, लिखना पढ़ना दोनों, तो ये स्टेट आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यू वुड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दो स्टेट्स जहां पर आपकी समझ वाली लैंग्वेज चलती है। लेट्स से आपको हिंदी नहीं आती, आपको सिर्फ और सिर्फ मराठी आती है फॉर एग्जांपल, तो महाराष्ट्र इज द स्टेट यू वुड बी एबल टू टारगेट। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी बिकॉज ट्रांसलेशन आता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, निचली अदालतें होती हैं, कचहरियां होती हैं, वहां पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्लीडिंग्स भी होती हैं, आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स भी होते हैं, विटनेसेस भी वहीं के लोकल्स होते हैं, दे डोंट नो मच ऑफ इंग्लिश, राइट? नाउ सिलेबस, कई लोग, एंड दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट, बट सिलेबस इज समथिंग जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। जैसे एमपी का सिलेबस इज रिलेटिवली इजियर,
12 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसमें से 10 ऐसे हैं जो ज्यादातर स्टेट्स में आते ही हैं, केवल 2 लोकल लॉज हैं, 5-5 नंबर के आते हैं, लोग कहते हैं एमपी दे देते हैं, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ का सिलेबस पसंद है क्योंकि मैंने इस स्टेट में जब पढ़ाई करी थी तो ये सारी की सारी चीजें मेरी पढ़ी हुई हैं, राइट। ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, यहाँ पूछा जाता है, बाकी जगहों पर मुझे वीकनेस होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कई लोग चूज करते हैं। नॉट माई रिकमेंडेशन, बट इफ दैट सूट्स यू, गो अहेड। लास्ट इज स्पेसिफिक इंक्लिनेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं तो इसी स्टेट में जाना चाहता हूँ, कई लोग होते हैं ना कि भाई आई वांट टू लिव इन लेट्स से केरला, राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, मैं केरला में रहना चाहता हूं, तो मैं मलयालम सीख के भले मैं उस स्टेट में जाऊं, दैट्स वन वे। तो ये सारे तरीके हैं कि आप अपना टारगेट स्टेट कैसे चूज करें, बट दैट इज योर स्टेप वन कि सिलेक्ट अ स्टेट एंड हाउ मेनी स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर। तो ये भी एक इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल आता है। देखो आइडियली एक स्टेट आपको टारगेट करना चाहिए और उस पर स्टिक करना चाहिए, बट अगर सिमिलर पैटर्न सिमिलर लैंग्वेज पे आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा प्रिपेयर कर रहे हो तो दिल्ली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बिहार यूपी प्रिपेयर कर रहे हो तो दिल्ली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एमपी प्रिपेयर कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ राजस्थान दे देना चाहिए, झारखंड दे देना चाहिए। तो ये सारी के सारी कुछ क्लस्टर्स हैं जिसमें प्रिपरेशन हो सकती है। तो 2 से 3 स्टेट्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट कर लो। ये मत करना कभी भी कि मैं बल्क में 10 के 10 एग्जाम दे करके आ रहा हूं, 15 एग्जाम दे करके आ रहा हूं, उसमें हमेशा आपकी डेट्स क्लैश करने की संभावना होती है। इसका प्री उसके मेंस उसके इंटरव्यू के साथ क्लैश करेगा एंड देन यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि मैं कौन सा दूं और कौन सा ना दूं। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, साइमन सिनेक ने एक बार कहा था स्टार्ट विद वाई। तो स्टेट सिलेक्ट कर लिया, अभी प्रिपरेशन से पहले सबसे पहले ये सोचो कि भाई मुझे जज बनना क्यों है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि एज टू व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ जज, मुझे जज आखिर बनना क्यों है, तब तक आप उस पे होल्ड ऑन नहीं कर पाओगे। जितनी भी मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स आती है ना, जिनको भी लगता है कि भाई आई एम लूजिंग माय मोटिवेशन, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, एवरीथिंग इज ब्लर्ड एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट, आपको ध्यान में रखना है आपने शुरू क्यों किया, राइट। स्टार्ट विद व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज, राइट दैट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि भाई दिस इज द रीजन आई वांट टू बिकम अ जज एंड ये रीजन कहीं और मुझे नहीं मिल सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको बहुत पर्सनलाइज रीजन लिखा तो कहीं और नहीं मिल सकता। अगर आपने जेनरिक सा लिख दिया समाज सेवा, एनजीओ ज्वाइन कर लो, राइट, यू वुड ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गो समवेयर एल्स, जस्टिस टू दी पुअर, भाई वकील बन जाओ, लीगल एड क्लिनिक ज्वाइन कर लो, right? So a lot of things come into play in that sense. Start with your why, write it down on a piece of paper, stick it in front of you, in front of your study table. जब आओ जाओ देखो उस why को, वो आपका मोटिवेशन कभी लूज नहीं होने देगा। एंड देन स्टार्ट ऑफ विद डिसाइडिंग कि आपका अप्रोच क्या होना है। अप्रोच में बहुत सारी चीजें आती हैं भाई, कई लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ सेल्फ स्टडी चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें चाहिए कि भाई मैं डिस्कशन वाला प्राणी हूं, ठीक है, डिस्कशन वाला प्राणी हूं, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करूंगा एंड दैट वुड बी इट, मुझे लोगों का पढ़ाया समझ नहीं आएगा। देन देयर आर पीपल जो मेंटरशिप प्रेफर करते हैं, सिंपली मेंटरशिप, एंड दैट इज लाइक कि हम खुद तैयारी करेंगे, आप बस बीच बीच में हमें गाइड करते रहिए, राइट। तो इफ दैट इज समथिंग फॉर यू, इफ यू हैव अ मेंटर, वेल एंड गुड, अप्रोच दैट। Third is through an institute, and this is what a majority of students choose कि कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, बहुत सारे जुडिशरी गोल्ड आते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल स्टडीज इज समथिंग एल्स एंड ऑब्वियसली सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेल्फ स्टडी में आप मतलब आपके हिसाब से आपके पेस पे आप ऊपर नीचे करके तैयारी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इंस्टीट्यूट में ऑन दी अदर हैंड यू गेट मेंटरशिप जब आप चाहो, राइट, दैट इज डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप हर समय मिलती रहती है। वो चीज आपको मेंटरशिप में मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज वेल मेंटर्स कभी आपका अवेलेबल है कभी नहीं है, बिकॉज वेल ही इज नॉट एंटायरली डेडिकेटेड टू यू नाउ, राइट। सो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सोचो आराम से and उस हिसाब से डिसाइड करो एंड देन स्टार्ट ऑफ विद योर मेंस सेंट्रिक अप्रोच। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्रीलिम्स को सेंट्रिक रख करके सेंटर में रख के अपनी तैयारी शुरू करते हैं। भाई प्रीलिम्स के लिए अगर तैयारी करी तो प्रीलिम्स के बाद अगर क्वालिफाई हो भी गया तो 40-50 दिन मिलते हैं मुश्किल से मेंस की तैयारी के लिए। प्रीलिम्स के जितने सब्जेक्ट हैं वो मेंस में आएंगे, उसके अलावा लैंग्वेज का पेपर आता है कई जगहों पर, कहीं
जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है, एसे राइटिंग का पेपर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। जस्ट वो टिक लगाने वाली चीज नहीं है। तो आपकी तैयारी जो 12-15 महीने चल रही है वो इस हिसाब से ना करके इस हिसाब से कीजिए। 6 महीने की भी अगर आपकी तैयारी है तो मेंस सेंट्रिक अप्रोच रखिए। मेन सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। आपकी तैयारी इन डेप्थ होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव में इससे ये बन सकता है, इसको ये मैंने यहां सर्कल कर लिया, यहां मैंने देख लिया ये बन सकता है, वो तैयारी से काम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी नहीं है एज टू हाउ डू आई गो अबाउट माय प्रिपरेशन, कि भाई मैंने सोच लिया कि मुझे मेन सेंट्रिक तैयारी करनी है, मैंने सोच लिया कि लेट्स से मुझे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है या सेल्फ स्टडी करनी है, मेंटरशिप करनी है, आपने सोच लिया कि मुझे स्टेट का देना है, बट हाउ हाउ डू आई स्टार्ट ऑफ विद माय प्रिपरेशन। लेट्स से आई एम इन माय थर्ड ईयर, मैं कैसे तैयारी शुरू करूं? तो भाई अपनी तैयारी शुरू करने के लिए पहले मटेरियल जुटाओ। मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए? जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस, उसके सिलेबस से मेरा मतलब है उसका लेटेस्ट सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सिलेबस चेंज करते हैं, दिल्ली ने अभी सिलेबस चेंज कर दिया, राजस्थान लगभग हर साल सिलेबस चेंज करता है, राइट? तो सिलेबस जो लेटेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, बैराक्स। बैराक्स अमेंडेड वर्जन, अमेंडेड वर्जन प्लस इसके साथ बैराक जब लो तो डिग्लॉट। डिग्लॉट यानी जो दो द्विभाषीय संस्करण होता है, यहां पर इंग्लिश में लिखा है, यहां आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हिंदी वगैरह में लिखा हुआ है, तो उससे ट्रांसलेशन की प्रिपरेशन आपकी साइमल्टेनियसली होती जाती है। एंड तीसरी, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, ई बैराक्स, डाउनलोडेड बैराक्स स्क्रीन पे आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल डू आर लेस एबल टू स्टडी प्रॉपरली ऑन स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन सामने खुली होती है तो सामने एक टैब भी खुला होता है जिसपे कभी कभी हाथ चला जाता है और गलती से वाई यूट्यूब भी टाइप हो जाता है और उस पर कुछ और वीडियोस चलने लगते हैं, गाने चलने लगते हैं एंड उससे ध्यान भटक जाता है। कोशिश करके हार्ड कॉपी बैराक, लेटेस्ट अमेंडेड इन डिग्लॉट एडिशन, सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स इन द सिलेबस वो होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। पीवाईपीस का क्या साधन है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ प्री के नहीं, मेंस के भी आपके पास होने चाहिए। मेंस के पेपर्स आपको जनरली उसकी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे या पीएससी की वेबसाइट पे, जो भी स्टेट आप टारगेट कर रहे हैं मोस्टली आपको मिल जाएगा। एमपी में भी हाई कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा, हरियाणा में भी मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दी प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो प्रीलिम्स के पेपर्स आपको जुडिशरी गोल्ड की वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं कुछ स्टेट्स के। अगर आप एनरोल्ड हो तो आपको कई बार अवेलेबल भी करवाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलग से बुक्स भी आती हैं। बुक्स जैसे कि सिंगल्स, ओपी त्रिपाठी, खेत्रपाल, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में आप हैं, हर स्टेट का अपना पब्लिकेशन भी बुक्स निकालता है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होने चाहिए अनसॉल्व, या फिर अगर सोल्यूशन है तो बिना सोल्यूशन देखे आपको मार्क करना है, राइट? सो वेल आपके पास आंसर्स तो होने चाहिए, बट ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट, यू शुड हैव मॉक पेपर्स। प्री एंड मेंस दोनों के मॉक पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे? अगेन अनसॉल्व्ड आपके जितने भी पेपर्स हैं वो टेक्निकली आपके लिए मॉक पेपर्स का काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मॉक पेपर्स अवेलेबल ऐसे भी हो जाते हैं कई जगहों पर, आंसर राइटिंग की बुक्स मिलती हैं कहीं आपको। अगर आप लेट्स से जुडिशरी स्टडी मटेरियल आपको जो मिलता है वो उसमें भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जेजी देन मॉक पेपर्स आर नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह जो कॉमनली होते रहते हैं और टेक्निकली आपका मॉक एनालिसिस ही है, राइट? तो ये भी आपके पास थोड़े बहुत तो एटलीस्ट होने ही चाहिए फॉर द बिगिनिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग, कितनी देर पढ़ना है और शेड्यूल कैसे बनाना है। कितनी देर पढ़ना है, देखो मैं आवरली स्टडी की बात नहीं करूंगा, कितने घंटे पढ़ना है इज नॉट द वे आई रिकमेंड एनी स्टडीज, राइट? एंड उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई मैंने 4 घंटे पढ़ा और उसमें मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, मुझे कुछ रिटेन नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, वो 4 घंटे टेक्निकली मेरे वेस्ट है। लेकिन अगर मैंने 1 घंटा कायदे से डेडिकेटेडली कोई टॉपिक पढ़ा और वो टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तो वो 1 घंटा मेरे लिए वो 4 घंटे से ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो hourly study is not really something that I recommend, but then there are students जिनको जरूरत होती है, तो मैं ऐसे भी बता दूं कि 6 to 7 hours आपका निकलना चाहिए आइडियली। अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर जितना भी आपका निकल जाए, राइट?
फिर वो तो आपके पर्सपेक्टिव पे है कि आप उसने में कितना क्रैम करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दैट इज हाउ लॉन्ग टू स्टडी। कई लोग आपको बोलेंगे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़, मत पढ़ो यार, नहीं पढ़ सकता कोई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 15 घंटे पढ़ पाओ। किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 13 भी पढ़ोगे। टारगेटेड स्टडी करो। टारगेटेड स्टडी मतलब टारगेट बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आज 20 सेक्शंस याद करने हैं। अब वो 20 सेक्शन याद करने मुझे 1 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे ये कंप्लीट करना है तो करना है आज की तारीख में। इस तरीके से टारगेटेड स्टडीज करो। नेक्स्ट, शेड्यूल कैसे बनाना है? तो भाई शेड्यूल आपका बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड मतलब ये करूंगा तो ये ही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा प्लान बिगड़ गया तो मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, राइट? तो ये सब नहीं। शेड्यूल शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि लाइफ है, हमारे जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे जनरल रूटीन्स होते हैं, उसमें कई बार चीजें बदल जाती हैं, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, हमें कहीं जाना पड़ सकता है, कोई गेस्ट आ सकता है, कहीं कुछ बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो रिजिड शेड्यूल आपको परेशान करेगा और कुछ नहीं, आपका शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करना है? तो लॉ सब्जेक्ट्स में यार स्टार्ट विद द बेयर एक्ट, ठीक है? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इट डज नॉट मैटर आप कौन सा स्टेट दे रहे हो, स्टार्ट विद द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट उठाओ, पढ़ना शुरू करो। कीवर्ड्स पहले पहले अंडरलाइन कुछ नहीं, पहली रीडिंग सिर्फ ऐसे ही सपाट मारो, ए टू जेड पूरा, सीपीसी सीआरपीसी के अलावा, प्रोसीजरल के अलावा, जनरली जितना भी आप बेयर एक्ट उठाओ, फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड एक प्लेन रीडिंग मार लो, चीज समझ में आए, राइट? चीज समझ में आए। सेकेंड थिंग, सेकेंड रीडिंग उसकी मारो तो उसमें कीवर्ड जितने भी हैं सेक्शन में, उनको सर्कल, अंडरलाइन, स्क्वायर, जो आप करना चाहो, आपको जो याद रहे, प्रेफरेबली रेड पेन से, रेड पेन अलग दिखाई देता है, सो विजन सबसे पहले उसी में पड़ता है और कॉपी खराब नहीं लगती। बाकी आपके ऊपर है, आपकी प्रेफरेंस है, कई लोग पेंसिल चलाते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं हम मार्क नहीं करेंगे, टोटली अप टू यू। कीवर्ड्स मार्क करते चलो, ठीक है? क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स ही वो चीज है जो एग्जामिनेशन में लिखना है। सेक्शन एज इट इज याद होना जरूरी नहीं है, कीवर्ड्स याद होना उस सेक्शन के जरूरी है। वो कीवर्ड्स लिख करके बाकी सेक्शन आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर जैसे जब आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए, लॉ सब्जेक्ट्स पूरा पढ़ के कीवर्ड्स मार्क कर लिया, देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर फॉर रिविजन। रिवीजन कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगा। आगे देखो, जीके, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आप बहुत ज्यादा टाइम ना देते हो ना दे पाते हो, पर फिर भी जीके को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअली 3 हिस्सों में। एक है स्टैटिक जीके, ठीक है, एक है करंट अफेयर्स, और एक है करंट लीगल नॉलेज, एक और कह देता हूं मैं लोकल जीके। लोकल जीके, लोकल जीके है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में मध्य प्रदेश सेंट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो वो लोकल जीके। तो ये 4 हिस्सों में मैं डिवाइड कर सकता हूं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली दिन का टाइम ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉक करो मतलब आई डोंट केयर मेरा काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मैं जीके पढ़ूंगा, राइट? किसी दिन नहीं हो पाया चलेगा, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन कि आपको डेली कोई चीज करनी है, एक आध दिन नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, बट मोस्टली आपको यही चीज करनी है कि मैं दिन में, अभी मैंने 2 घंटा लिखा है, आप 1-1.5 घंटा से शुरुआत कर सकते हो। 1 घंटे जीके पढ़ूंगा, आधे घंटे इंग्लिश, अगर कोई और सब्जेक्ट है आपके स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान दे रहे हो तो हिंदी है, एमपी दे रहे हो तो कंप्यूटर है, राइट? तो कोई और सब्जेक्ट अगर है ऐसा, तो उसके लिए मैं वही दिन का 30 मिनट्स to 60 मिनट्स निकालूंगा टाइम ब्लॉक करके। उस समय फिर बहराऊंगा नहीं कि मुझे लॉ पढ़ना है, कि मैं यार मेरा वो तो मिस ही हो गया, ये नहीं, तो जो हो रहा है उसको तो कंप्लीट करते चलो। इसका 1 घंटा कर लिया, फिर वापस उस पर पहुंच जाओ, राइट? देन टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग इज द नेक्स्ट थिंग। जब आपका आधा सब्जेक्ट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो उठाइए अपने मॉक आंसर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टाइम बाउंड मैनर में उसको लिखना चालू कीजिए। अगर मान लीजिए कोई पेपर सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम सेंटर में मिलते हैं 3 घंटे, राइट, तो घर पे कोशिश कीजिए कि वो आप 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर पाए, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर घर पे इट्स योर कंफर्ट, वहां पर देयर वुड बी सेवरल थिंग्स, कोई आ रहा है, अरे यहाँ साइन करना है, कोई जा रहा है उधर, नजर जा रही है, इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन है, प्रेशर है, सारी चीजें होती हैं, घुसने में टाइम लग गया, वहां पर एडमिट कार्ड वगैरह दिखा रहे हैं, कोई चीज मिसप्लेस हो गई, तमाम चीजें, सिस्टम हैंग कर गया, नया सिस्टम मिल रहा है, उसमें टाइम वगैरह
बहुत खपती होता है। तो कोशिश करो कि घर पे जब आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको 3 घंटा मिला है तो 2 घंटे से कम समय में आप पेपर सॉल्व कर पाओ। सेम इज फॉर प्री, सेम इज फॉर मेंस। मेंस में अगर आपको मान लो एक सवाल करने के लिए 10 मिनट का समय मिल रहा है, अप्रोक्सीमेशन आप निकाल सकते हैं खुद ही कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना घंटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग एक सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आपको लेट्स से 10 मिनट का समय मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको 7 मिनट में आप लिख पाए। ठीक, तो टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग। नेक्स्ट, लैंडमार्क एंड रीसेंट जजमेंट्स। जजमेंट्स आपको रटने नहीं है, ठीक है, चाहे लैंडमार्क हो चाहे रीसेंट हो। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, उनको आपको याद करना बहुत जरूरी होगा। जैसे अगर आप आईपीसी की बात करो और आप बारेंद्र कुमार घोष की बात नहीं करो, अ, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अगर आप आईसीए की बात करो, मोहरी बीबी की बात मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका केशवानंद भारती। इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सैकड़ों केसेस है, मत याद करो, कोई नहीं बोल रहा आपको याद करने के लिए, आपको उसका रेशियो मालूम होना चाहिए कि भाई क्या डिसाइड हुआ था। इफ यू रिमेंबर दैट, दैट वुड बी ग्रेट। रीसेंट जजमेंट्स को थोड़ा सा देखते हुए चलो, क्योंकि इसमें से प्री में सवाल आ जाते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज के आपको जुडिशरी गोल्ड के भी वाईटी पे वीडियोस मिल जाएंगे, अपने सेशंस भी होते हैं इन दी क्लासेस दैट वी हैव एट जुडिशरी गोल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, आप उसमें स्क्रूटनाइज कर लो कि जुडिशरी पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, भाई मेरे को ये सब चीजें करनी है टारगेट बेस्ड, ये चीजें मुझे करनी है टाइम ब्लॉक करके, ये मुझे आधा सब्जेक्ट होने के बाद इतने समय में करनी है, और इसके लिए या तो मैं सीएल के रेफर करूं, या फिर मैं रीडिंग जब मैं इसकी कर रहा हूं, तो मेरा अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। अपने खुद के यहां पर नोट्स बनाते चलो, खुद के नोट्स बनाते चलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए, कि भाई फोटोकॉपी की दुकान पे उस कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं, डोंट रेफर टू दोस, ठीक है। कोचिंग के नोट्स इज टेक्निकली अ बुक, बुक ही पढ़नी है, तो रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो और ये नोट्स भी पढ़ सकते हो, इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। खुद के नोट्स बनाने में याद भी अच्छे से होगा, समझ पाओगे, और समझ के लिखने में रिटेंशन बढ़ता है। अगला देखो, रिवीजन कैसे करना है और कितनी बार करना है। तो आई स्टार्ट विद कितनी बार रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन की बात करते हो तो एग्जाम, लेट्स से आप मेंस एग्जाम दे रहे हो, तो मेंस एग्जाम के पहले पहले, एंड आई इंक्लूड प्री ऑल्सो, मेंस एग्जाम के पहले पहले एवरी सब्जेक्ट शुड बी रिवाइज्ड एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। 5 से 6 बार हर एक सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट 10 से 12 बार आपके रिवाइज हो चुके होने चाहिए, ठीक है। इम्पॉसिबल लग रहा है? नहीं है। एक बार आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, लेट्स से आपको महीना भर लगा वो सब्जेक्ट पढ़ने में, दूसरी बार उसको रिवाइज करने में आपको 15 दिन लगेगा, तीसरी बार 7 दिन, चौथी बार 3 दिन, फिर धीरे धीरे करते करते आप एक दिन में मेजर सब्जेक्ट और 2-2 3-3 घंटे में माइनर सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको कीवर्ड्स पता है, आपको पता है कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंटायरिटी में वो चीज फिर नहीं पढ़नी होती। तो रिविजन 10 से 12 बार माइनर का, 5 से 6 बार मेजर का हो चुका होना चाहिए। कैसे करना है? पहली चीज, आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। सेल्फ मेड नोट्स, या फिर अगर आप लेट्स से किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पर नोट्स बना रहे हो, वहां नोट्स डिक्टेट हो रहे हैं या कुछ भी, वो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, इंडेक्स नोट्स। इंडेक्स नोट्स आपको खुद बनाने। अच्छा, सेल्फ मेड नोट्स भी आपके शॉर्ट में ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप रजिस्टर के रजिस्टर भरे जा रहे हो, इट वोंट फेच यू एनीथिंग गुड, राइट। इंडेक्स नोट्स इज समथिंग, जैसे कि ये मान लीजिए आपका बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट पे लिखा है सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 के आगे उसके हेडिंग लिखी है, डॉट 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 करके, यहाँ पर आपका पेज नंबर लिखा है, लेट्स से कुछ भी। तो इतना जितना पूरा एरिया यहाँ बच रहा है अगले सेक्शन, और ये एरिया जो बच रहा है, यहां पर बैठ करके यहां पर कीवर्ड्स लिख लीजिए। ये कीवर्ड है, ये केस लॉ है, जो भी चीजें आपको याद है, ठीक है। तो वो इंडेक्स नोट्स आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन पे बहुत काम देते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज रैंडम रिकलेक्शन। रैंडम रिकलेक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब किसी दिन ऐसे ही बैठे, बैराक का इंडेक्स खोला, इंडेक्स में देखा, अच्छा सेक्शन नंबर लेट्स से कुछ भी 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ऐसे ही याद करने की, बिना पलटे बिना कुछ देखे ऐसे ही याद करने की कोशिश करो कि यार सेक्शन 10 के कीवर्ड्स क्या थे, ये थे। सेक्शन 10 में कोई केस लॉ था, अच्छा 11 में केस लॉ था, 11 में कौन सा केस लॉ था, रिवाइज खुद से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो रिकमेंड, इंडेक्स जो आपका है बैराक का, उसकी फोटोकॉपी निकालिए और अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, सारे बैराक्स के इंडेक्स के, आते जाते उसको देखते रहो।
देखा आपने ये, अच्छा सेक्शन नंबर लेट्स से 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा, देखते ही साथ आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे, अच्छा इसमें ये कीवर्ड्स थे तो इसमें केस लॉस कौन से थे, वो सारी चीजें आपको मेंटली रिकलेक्ट करते रहना है। पॉइंट वन। सेकंड, कई लोग फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, आई हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ टू यूज अ फ्लैश कार्ड, माय बैड। अगर आप उसको यूज करना जानते हैं, वेल एंड गुड, ट्राई दैट। इफ यू हैव अ फ्रेंड हु स्टडीज विद यू, क्वेश्चन आंसर, रैंडम क्वेश्चन आंसर, खाली बैठे बैठे पूछ लो, यार ये बता सेक्शन 16 आईसीए क्या क्या कीवर्ड्स हैं, सामने वाला बताएगा, वो आपसे सवाल पूछे, तो करते करते इसी तरीके से रिवाइज होता है। एंड ये रिविजन नहीं चाहिए 5 से 6 बार, एंटायर एक्ट का रिवीजन चाहिए हमें 5 से 6 बार। ये तो हमारा ऑनगोइंग चीज है जो चलती ही रहनी चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स, इंडेक्स नोट्स, रैंडम रिकलेक्शन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप पूछें कि सेक्शन कैसे याद करें, यही तरीका है। केस लॉ कैसे याद करें, यही तरीका है। सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, यही तरीका है। रिविजन का यही एक तरीका है। द की टू बी एक्सपर्ट एट समथिंग इज रेपिटेशन, रेपिटेशन इज रिविजन in terms of well academics. Now मूविंग अहेड, सैचुरेशन आ जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यार जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आ रही, या वैकेंसी आई तब मैं एलिजिबल नहीं था, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, या फिर एक चीज पढ़ तो चुके, सिलेबस खत्म तो हो चुका, कितनी बार पढ़े। बात सही है, नहीं पढ़ सकते भाई। एक एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है भाई, 42 सेक्शन का एक्ट है वो, ठीक है। कितनी बार आप उस चीज को पढ़ लोगे कि कोई नई चीज आपको मिल जाए। कहते हैं हर बार आपको नई चीज मिलती है, लेकिन कितनी बार, 2-3 बार में, 4 बार में सारी नई चीजें मिल चुकी होती हैं। उसके बाद नया ढूंढने के लिए डिस्कशन चाहिए, पढ़ने से नहीं आती फिर वो नई चीज। सैचुरेशन आ जाए तो क्या हो, सैचुरेशन आए तो ब्रेक लो, ठीक है। ब्रेक लेना अपनी जगह जरूरी है। बहुत सारे बीच में देयर वाज अ किड हु आस्क्ड मी कि सर देयर इज अ फंक्शन इन माय फैमिली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको फोरगो कर दूं या फिर मैं पढ़ाई करूं, या फिर व्हाट डू आई डू, राइट, क्योंकि शी वाज कंफ्यूज्ड एंड शी वांटेड टू गो, बट उसका जुडिशरी का एग्जाम भी आने वाला था, तो शी वाज वेरी स्प्लिट अप बिटवीन बोथ दोस थिंग्स। तो मैंने उसको बस एक चीज बताई, मैंने कहा कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको भी सुनाता हूँ। आई टोल्ड हर, मैंने कहा कि दो दोस्त थे, आई रेड दिस इन सम बुक, आई रियली डोंट रिमेंबर व्हिच बुक, but I read it in some book. There were two friends who had a tradition to go to visit a prostitute on every Sunday. So, like every Sunday, these two gentlemen were going to the prostitute, and रास्ते में उन्हें दिखा कि कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं। सो दे डिस्कस्ड कि यार प्रवचन में जाना चाहिए क्या, ये भी अच्छा यूज हो सकता है हमारे टाइम का। सो दे डिसाइडेड, एक बंदा चला गया प्रवचन में और दूसरा चला गया टू विजिट द प्रोस्टिट्यूट। एंड देन जो बंदा प्रवचन में था, द एंटायर टाइम ही वाज थिंकिंग कि यार मेरा दोस्त अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड जो प्रोस्टिट्यूट के साथ था, वो सोच रहा था कि यार मेरा दोस्त अपनी जिंदगी संवार रहा है, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो बोथ द पीपल वर एट डिफरेंट प्लेसेस, बट देयर माइंड्स वर एट डिफरेंट प्लेसेस। दोनों लोग जहां पर भी थे, उनका दिमाग कहीं और था, एंड thus they were not accumulating the right karma. हाँ, the book's name was Karma, right? So this is the story of the two gentlemen. अगर आपको जाना है, अगर आपका दिमाग वहां पर है, डोंट फोरगो दैट यार, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, डेडिकेटेडली तैयारी करना है, बट योर लाइफ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड इट, राइट। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं एक शादी में चला गया तो मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा। प्रिपेयर प्रॉपरली, अपना टाइम डिवाइड करो, कुछ चीजें तैयारियां अच्छे से करो, कुछ चीजें बाद में रिवाइज करो, कुछ चीजें अगर वहां समय मिले तो रिवाइज करो, एज द केस में बी, प्रिपेयर प्रॉपरली। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें फोरगो करनी पड़ेंगी। टेक प्रॉपर ब्रेक्स एवरी सिंगल डे, रोज ब्रेक लो। ब्रेक लो मतलब 2 घंटा निकाल लिया, 1 घंटा निकाल लिया, दिन का नहीं निकल रहा, हफ्ते में डिसाइड कर लो भाई मेरे को हफ्ते में एक पिक्चर देखना है, अगर मूवीज पसंद है, या बुक पढ़ना है अगर बुक्स पसंद है। टेक योर ब्रेक सीरियसली। ब्रेक के टाइम पे फिर ये नहीं कि मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते किताब भी पलट रहे हैं, ना मूवी में ध्यान है ना किताब में। ब्रेक लो, प्रॉपर ब्रेक लो, एंड जब जब जरूरत हो तब तब लो, ठीक है। सैचुरेशन से बचना भी अपनी जगह जरूरी है। तो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी, कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है, स्टेट कैसे डिसाइड करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्या मटेरियल चाहिए, कैसे शेड्यूल बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, ब्रेक जरूरी है, सारी चीजें हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, या फिर अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा इस वीडियो में, टू डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि भाई आपको क्या चीज इस वीडियो की पसंद आई है, एंड वी await your responses. Thank you so much, guys.